हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लेथ करियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मॉक टेस्ट 3 का डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने मॉक टेस्ट 2 को डिस्कस कर दिया है। और जिन किन्हीं को अगर मॉक टेस्ट देना हो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए, तो वो मेरे सिविल कोर्ट वो जो मेरे प्लेथ करियर मेकर का एक टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप जाकर ज्वाइन कर ले। और पर डे मैं रात को 10 बजे सिविल कोर्ट मेंस को लेकर के कुछ मॉक टेस्ट लेकर आता हूँ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको कराता हूँ। तो जिनको अगर वो देना है तो वो आकर वहां पर उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देना है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो लाइक भी कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जाके कुछ कमेंट कर लेना, ताकि आपको हमें ऐसा महसूस हो कि हाँ, जो भी मैंने बताया आपको अच्छे से कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, हाई कोर्ट में जजों की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया? तो ये 15वीं संविधान संशोधन था, जिसमें हाई कोर्ट के जज को 60 से बढ़ाकर कहाँ कर दिया गया था? 62 वर्ष कर दिया गया था। और यही सुप्रीम कोर्ट का अगर जो सबसे हाईएस्ट पूछेगा एज की कितना साल तक वो जॉब कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जो बने रहते हैं वो 65 ईयर्स तक रहते हैं, और हाई कोर्ट के जज 62 साल तक रहते हैं, ठीक है। पहले 60 था, लेकिन 15वीं संविधान संशोधन के बाद उन्हें 62 कर दिया गया। आई थिंक ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, जो मैं टाइपिंग खुद नहीं किया हूँ, वो मैंने किसी से करवाया, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखना है कि नहीं। संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नील दर्पण कहाँ के संविधान से नहीं है? थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है। नील दर्पण के राइटर कौन है? एक्चुअली ये वो क्वेश्चन है, नील दर्पण के राइटर कौन है? तो नील दर्पण के राइटर है दीनबंधु मित्र है, ठीक है। केसर हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को दिया गया था। ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल 40 में है, ठीक है। फिर है, पादप में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और कल के मॉक टेस्ट सेकंड में मैंने पूछा था कि पादप कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो उसका आंसर था काइटिन, ठीक है। जीवन की सबसे छोटी जो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, उसको बोलते हैं कोशिका यानी सेल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और ये आई थिंक भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क भी यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी, ठीक है। तो ये सभी भी थोड़ा सा याद कर सकते हो। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितने होते हैं? तो बेसबॉल में खिलाड़ी टोटल 9 होते हैं बेसबॉल में। और ये आपको ये कमेंट करके बताना है कि बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, यानी नेशनल गेम कहाँ का बेसबॉल है, ठीक है। बाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो बाकर कप है गोल्फ से। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि बाकल आदमी, जितना भी बाकल मतलब बेवकूफ आदमी रहता है, गोल्फ खेलते रहता है, क्योंकि गोल्फ में पता ही नहीं लगता क्या किसको कहाँ मारना है, कैसे ले जाना। नॉर्मल पीपल को ये समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने इसको याद रखा। जो बाकल आदमी रहते हैं वो गोल्फ ही खेलते हैं, बाकी सब तो अच्छे आदमी क्रिकेट खेलते हैं, है ना। डायमंड शब्द का संबंध किस खेल से है? तो डायमंड शब्द का संबंध है बेसबॉल, ठीक है। तो आपको ये फिर से बताना है कि बेसबॉल कहाँ के किस देश का वो राष्ट्रीय खेल है ना, नेशनल गेम है। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। और ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म सिख के 10वें गुरु थे, और इनका जन्म पटना में हुआ था, है ना। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो इस चीज को भी याद रखना। महामना किसका उपनाम है? तो महामना है पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम अगर पूछेगा तो केरला हो जाएगा, ठीक है। कृषि को उद्योग का दर्जा, सॉरी यहाँ क्वेश्चन गलत है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। कृषि को जो कहने का मतलब उद्योग माना, वो पहला राज्य कौन था? तो वो महाराष्ट्र के द्वारा माना गया था, ठीक है। फिर है इडियम्स एंड फ्रेज है, टेक समबडी फॉर अ राइड। टेक समबडी फॉर अ राइड का मतलब होता है किसी को धोखा देना, डिसीव अ पर्सन। कहता ना राइड पर, यानी गाड़ी पर बैठा कर, बाइक और राइड मतलब करना, मतलब बाइक पर बेसिकली होता है। किसी को अगर बाइक पर लेकर के जा रहे हो, यानी किसी अगर मतलब मान के चलो दोस्त है या गर्लफ्रेंड है, किसी को अगर आप बाइक पर राइड करने के लिए पर्पज से जा रहे हो कि चलो राइडिंग करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसीव अ पर्सन, उसका एक ही कुछ ना कुछ अलग मोटो रहता है ना। तो आई थिंक डिसीव अ पर्सन, इसलिए मैं उसको इस तरह के निमोनिक से याद करता हूँ। शॉट इन द आर्म, इसको अगर हम याद करें तो कैसे करेंगे? तो शॉट इन द आर्म, कोई आपके कंधा पर शॉट मारे, मतलब हाथ को थपथपाए, तो क्या कर रहा वो, चलो ठीक है तुम ये काम कर दो, यानी ओवरऑल वो आपको एनकरेज करता है कि हाँ आप इस काम को कर सकते हैं। तो शॉट इन द आर्म का मतलब होता है एनकरेज करना, यानी एनकरेजिंग करना।
स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स कहने का मतलब टू गिव इंफॉर्मेशन, कोई आपके पास इंफॉर्मेशन था आप उसको देना चाह रहे हैं तो स्पिल द बीन्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर है टूथ एंड नील, टूथ एंड नील का मतलब होता है वायलेंटली, हम इसको याद करते हैं जैसे दांत टूथ है और नील मतलब नाखून, हम लोग जब भी देखते हैं नॉर्मल तो नाखून को माउथ से जो क्या करते हैं दांत से कुट 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 करके उसको क्या करते हैं काटते रहते हैं, यानी वायलेंटली काम करते हैं, क्या करते हैं एकदम किसी चीज को एकदम लगता है जिसे कुतर देना, तो वायलेंटली आई थिंक मैं उसको ऐसे ही याद रखा हूं तो आप भी इसको याद रख सकते हैं। स्मेल रैट मतलब टू बी सस्पिशियस, इसको याद रख सकते हैं कि कोई रैट यानी चूहे का स्मेल आ रहा है घर में, लगता है कि जैसे चूहे ने मतलब चूहे का पॉटी वगैरह है स्मेल आ रहा है चूहे का, है ना, तो टू बी सस्पिशियस यानी कुछ भी संदिग्ध लग रहा है आपको, है ना, तो टू बी स्मेल रैट मतलब टू बी सस्पिशियस संदिग्ध होना। फिर मैंने तीन सिनोनिम्स तीन एंटोनिम्स वगैरह भी कर दिए थे। तो सिनोनिम्स में पहला मीनिंग था एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब होता है कोई भी काम जो आप पर आरोप था उस आरोप को समाप्त कर देना, खत्म कर देना, तो उसको बोलते हैं एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट इसको बोलते हैं। और ये कल जो सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम पढ़ा उसमें ये स्पेलिंग करेक्शन में आया था कि एक्सोनरेट कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है छोटा, मुरमुरा, कमजोर, इस तरह यानी वीक भी बोल सकते हैं, फ्रेजाइल भी। एक्चुअली फ्लिपकार्ट, अमेजन या कुछ भी आप मंगाते होंगे और थोड़ा सा वो टूटने वाला कांच का सामान रहता है तो उसको लिखा रहता है कॉशियस, मतलब फ्रेजाइल है कि नहीं, इस तरह का वर्ड का यूज करता है वो। फिर है क्लैमिटी, क्लैमिटी का मतलब होता है मिसफॉर्च्यून, क्लैमिटी मतलब होता है विपत्ति और उसका मिसफॉर्च्यून भी बोल सकते हैं, फॉर्च्यून मतलब सौभाग्य होता है, फॉर्च्यून, और इसी से वर्ड बना फॉर्च्यूनर यानी सौभाग्य को रखने वाला, है ना, तो उसका आगे चूंकि मिस लग गया तो ये मिस मतलब होता है एंटोनिम्स मतलब ये उल्टा मीनिंग देता है फॉर्च्यून का, तो मिस फॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य हो गया। एंटोनिम्स में क्या है एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, और ये सब क्लर्कियल यानी कोर्ट में यूज होने वाले वर्ड होते हैं तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले यहाँ पर दिया। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नॉट क्लियर भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक मैंने वर्ड दिया एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है जो ऐसा बात करे कि मतलब दोनों पार्टी देने से बात करे, पार्टी ए की तरफ से भी बात करे पार्टी बी की तरफ से भी बात करे और आपको कंफ्यूज कर दे कि आखिर है किसके तरफ, मेरे तरफ या उसके तरफ, तो उसी को बोलते हैं एविडेंट, एम्बिगुअस, जो बात मतलब दोनों तरफ जो बात बोले। एनॉर्मस, एनॉर्मस का अगर सिनोनिम्स पूछा जाए तो ह्यूज हो सकता है, कोलोसल हो सकता है, मैमूथ हो सकता है ना, तो इसका एंटोनिम्स चूंकि पूछा गया एंटोनिम्स, एंटोनिम्स इसका हो जाएगा टाइनी, क्या हो जाएगा टाइनी। फो, फो का मतलब होता है एनिमिटी यानी शत्रु, है ना, जो आपका इविल इंटेंशन आपके प्रति रखता है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेंड, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर है लेटर, एक है लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली अबाउट द पुअर एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है, तो आपको अच्छे से ये करने का मतलब फॉर्मेट को देख लेना, क्योंकि आप फॉर्मेट को अच्छे से लिखोगे तो नंबर वो बेसिकली वो अच्छे से देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर किन्हीं का फॉर्मेट ही खराब है तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से आगे का जितना भी अगर आप बॉडी वगैरह कितने अच्छे से भी लिख दो वो मार्क्स आपका कम ही देंगे, क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल ये मैसेज आता है कि अगर आप फॉर्मेट ही अच्छा नहीं लिख पा रहे तो बॉडी कितना अच्छा लिख पाओगे, है ना, तो इसीलिए फॉर्मेट कितने बच्चे को देख रहा हूँ था कि मतलब जो अप्रैल में APR सिर्फ दे देते हैं, 2025 में सिर्फ 25 लिख देते हैं, है ना, ऐसा नहीं करना, फॉर्मेटिंग में अच्छे से यूज करना, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग देख लीजिए, एग्जामिनेशन हॉल पटना, इस तरह के वर्ड आपको यूज करने हैं। फिर 14 अप्रैल 2000 ये XX भी लिख सकते हैं या फिर 2025 भी दे सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं XX लिखा हूं लेकिन 25 भी लिख दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया को मैंने लेटर लिखा पटना, और ये सब्जेक्ट में मैंने लिखा पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। कितने बच्चे होते हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी बहुत लंबे चौड़े सब्जेक्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट को ऐसा नहीं लिखना होता, सब्जेक्ट को आप मैक्सिमम 5 to 6 वर्ड में जाकर लिख सकते हैं, तो 5 to 6 वर्ड में ही सब्जेक्ट को लिखना है तो आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा इंप्रेसिव वो लेटर लगते हैं, ठीक है। तो पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स यहाँ पर आप कितने ही लिख सकते हैं, द पुअर एंड पैथेटिक कंडीशन ऑफ रोड्स, ऐसे नहीं लिखना है, सिंपल पुअर लिखिए या फिर पैथेटिक लिखिए, दोनों एक ही मीनिंग है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। फिर मैंने लिखा सर, यहाँ पर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स द वर्सनिंग कंडीशन ऑफ द रोड्स इन माय कॉलोनी, मैं जो ये कॉलोनी में मेरा रोड है उसके प्रति जो इतना बदतर रोड का स्थिति है उसमें हम आपको ध्यान को क्या करना चाहते हैं, अटेंशन करना चाहते हैं। द रोड आर कवर्ड विथ डीप पिट्स एंड ब्रोकन स्पीड ब्रेकर, हमारा जो रोड है वो टूटे फूटे ब्रेकर हैं, उसमें बड़े गड्ढे हैं, डीप पिट्स हैं, गड्ढे वगैरह हैं। द मैन होल्स आर लेफ्ट एंड कवर्ड बीच पोज डेंजर फॉर द पैसेंजर्स व्हीकल्स एंड पेडिस्ट्रियंस, है ना, जो ये जो मैन होल्स हैं, जो नाला साफ करने वाले, जो नाला साफ करने के लिए जो बड़े बड़े बीच में होल छोड़े जाते हैं उसको अनकवर कर दिया जाता है, उसको ढका नहीं जाता अच्छे से, जिनके कारण जो पैसेंजर्स हैं या व्हीकल्स हैं
या पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन मतलब होता है वो जो पैदल चले, ठीक है। तो उनके कारण वो क्या होता है, वो गड्ढे में गिर जाते हैं और उनको क्या हो जाता है, मतलब हार्म होता है, उनको हानि पहुंचती है। The problem aggravates in the monsoon season when water gets collects in the pits and holes instead of passing through the drainage system। और ये जो स्थिति है और भी ज्यादा बदतर हो जाती है कब, जब मानसून सीजन आता है, सारे गड्ढे में पानी भर जाते हैं। और चूंकि पानी क्यों भर जाते हैं, क्योंकि पासिंग थ्रू द ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि उनको जाना चाहिए था ड्रेनेज सिस्टम से, यानी नाला से जाना चाहिए था, है ना, लेकिन वो जा नहीं पाते और वो सारे गड्ढे में भर जाते हैं। द ब्रोकन रोड्स ऑल्सो लीड टू ट्रैफिक ऑल द टाइम एज व्हीकल्स हैव टू हॉल्ट एंड पास टू अवॉइड एक्सीडेंट। और इसके कारण क्या होता है, ट्रैफिक बढ़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब रोड पर गड्ढे में जब पानी हो जाते हैं अच्छे से, जब पानी पूरी तरह से भर जाते हैं, तो क्या करते हैं, गाड़ी बहुत ही स्लो स्लो धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए क्या हो जाता है, ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ जाता है। इन स्पाइट ऑफ रिपीटेटिव कंप्लेंट्स एंड रिक्वेस्ट द वॉइस हैज बीन नेग्लेक्टेड। और ये तो बहुत सारे कंप्लेंट्स करने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, लेकिन अभी तक जो मेरा बात है वो उसको निगलेक्ट किया गया है ना, उस पर किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। I hope that you will publish this letter in the columns of your daily so that the authorities rise from their slumber and solve the problem। I think मेरे हिसाब से इसके बाद यही लिखना चाह रहा है वो कि आप इस पर लेटर को पब्लिश कीजिए, और जो भी अथॉरिटी सोए हुए हैं, सुस्त हैं, है ना, अभी तक एक्शन नहीं लिए हैं, वो आई थिंक उठे और मेरे प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्यूशन कर सके। नीचे लिखना है थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली एबीसी। कितने हैं जो योर्स के जगह योर्स सिंसियरली लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना, आपका फॉर्मेट गलत होगा और वो आपको मार्क्स काट लेंगे। फिर बॉडी आप कितना भी अच्छा लिखें, जब फॉर्मेट ही आपका खराब रहेगा, तो आई थिंक वो मार्क्स जो आपको 3 नंबर दे सकते थे, वो आपको 2 ही नंबर देंगे, है ना। और एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लेकर के। तो योर्स सिंसियरली थैंकिंग भी ऐसे करके ही लिखना, फॉर्मेट अच्छे से लिखना, ठीक है। फिर है एक पैसेज मैंने दिया था, और पैसेज में आई थिंक बहुत लोगों का 4 में 2 ही मार्क्स आ पाया, है ना। तो पैसेज पर अच्छे से आपको कमांड करना है, क्योंकि पैसेज भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है मीन्स में, है ना। जब पैसेज में कंप्रीहेंशन में दिया हुआ है तो पैसेज भी आ सकता है, ठीक है। फिर ये पैसेज है, कॉजेट कुड हैव बीन अ प्रेटी चाइल्ड। ये एक गर्ल्स का नाम है, जो वो क्या है, वो प्रेटी चाइल्ड है, बट सी वाज थीन एंड पेल। थीन मतलब पतली है, पेल पेल का मतलब जो शरीर हल्का पीला टाइप से रहता है, वो उदास रहता है, उसको बोलते हैं। एंड हर आईज वेयर स्टैंड विद वीपिंग। और उसका जो आंख से आंसू वगैरह गिरने के कारण वो स्टैंड हो गए थे, है कि नहीं। सी वॉज ड्रेस्ड इन हर थीन टॉन कॉटन ड्रेस। वो जो उनका उसका जो ड्रेस था उस लड़की का, वो कैसा था, थीन था, पतला था, टॉर्न फटा हुआ था, और वो कॉटन का था, है ना, यानी फटे उठे कपड़े टाइप से वो पहनी हुई थी। एंड सी सीवर्ड ऑल द टाइम। और वो हर समय कांप रही थी, है ना। हेयर एंड देयर ऑन हर बॉडी वेयर ब्लू मार्क्स फ्रॉम द बीटिंग दैट हर मिस्ट्रेस हैड गिवन हर। और वो उसके शरीर पर जहां तहां, हेयर एंड देयर, है ना, जहां तहां क्या था, ब्लू मार्क्स था। क्यों था, क्योंकि वो उसको पीटा गया था और पीटने वाली उसकी मिस्ट्रेस थी। मिस्ट्रेस ने उसको पीटा था, जिसके कारण उसके बॉडी पर ब्लू मार्क्स थे। हर नेक्ड लेग वेयर रेड एंड रफ। उसके जो पैर में निशान आ गए थे, लाल कलर के, रफ थोड़े से हो गए, है ना, यानी लाल, जो पीटने से जो थोड़ा लालीपन आ जाता है वो हो गया था। वेन ही स्पोक, जब भी वह बोलती थी, है ना, वेन ही स्पोक, जब भी वो बोलती थी, हर वॉइस ट्रेमल्ड। उसका वॉइस है जो मतलब कांपा था, एक डरा हुआ मतलब कपाहट टाइप का आवाज निकलता था। Everything about the child, her looks, her behavior, her speech, her silence, every small gesture she made sought a terrible fear। यानी एवरीथिंग द चाइल्ड, उस चाइल्ड के बारे में जो भी आप बात बोलो, जैसे चाहे वो दिखना, बिहेवियर, उसका करने का जो बिहेवियर था, उसका जो बोलने का, स्पीच करने का तरीका था, या फिर वो नहीं भी बोले, चुप भी रहे, या फिर छोटे छोटे गेस्टर्स भी, या जो छोटे छोटे काम भी वो करते थे, उससे भी पता चल जाता था कि वो कितनी डरी हुई थी। सी वाज सो अफेयर्ड दैट, वो इतनी डर गई थी या डरी हुई थी। इवन दो सी वाज वेट थ्रू, मतलब ये इतनी डरी हुई थी कि इस चीज का अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि इवन दो सी वाज वेट थ्रू, जब वो भीगी हुई थी, सी डेयर्ड नॉट गो नियर टू द फायर टू वार्म हरसेल्फ। यानी वो इतनी डर गई थी कि जब वो भीगी हुई थी तो उसको इतना हिम्मत नहीं था, सी डेयर्ड नॉट टू गो, उसको इतना हिम्मत भी नहीं था कि वो जा सकती थी कहाँ, तो वो नियर द फायर टू वार्म हमसेल्फ, अपने आप को आग सेकने के लिए, मतलब सेकने के लिए, आग सेकने के लिए, जब कोई भीग जाता है, ठंडा लगता है तो आग सेकता है ना, तो उसको इतना भी हिम्मत नहीं था कि वो जा सकती है। वो क्यों नहीं जा सकती है, क्योंकि मिस्ट्रेस के डर से, है ना। वट सैट शिवरिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। और वो रूम के कॉर्नर में बैठ कर वो क्या करते थे, कपकपाती होती रहती थे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कॉज दैट कुड नॉट बी प्रिटी चाइल्ड बिकॉज,
वो प्रीटी चाइल्ड नहीं थी। उसका कारण क्या था? वो उसका एक ही कारण था कि उसका जो इमेंसिपेटेड वो दिख रही थी, उसका शरीर जो था वो पेल था, हल्का पीला था, है ना, इस तरह के वो थे। पता नहीं इसको कैसे लोग गलत कर दिए। ये इसका एक नंबर आंसर सही है, इसी के कारण तो वो अच्छी नहीं दिख रही थी। कॉज इट वॉइस ट्रेम्बल्ड बिकॉज उसका वॉइस में ट्रेम्बलिंग हो रहा था। क्यों? उसका क्यों हो रहा था? क्योंकि वो डरी हुई थी। ये भी क्वेश्चन गलत कर दिए थे आंसर में। सी वॉज फ्राइटेंड, है ना। तो ये सब आंसर सही होने चाहिए। इतने बड़े पैसेज है नहीं, छोटे से पैसेज है। पता नहीं इनको भी तीन चार में चार आने चाहिए थे, 4 आउट ऑफ 4 आना चाहिए था कम से कम। लेकिन मैक्सिमम 2 मार्क्स आया, 3 भी किसी के लिए नहीं आया। कॉजेट्स ट्रैवल फियर इज कैन बी मोस्ट विविडली वाई द डिस्क्रिप्शंस ऑफ, इनमें से कौन सा है जो उसको टेराइवल को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि वो हर कांस्टेंट शिवरिंग, हर टीयर स्टैंड आइज या हर ट्रेम्बलिंग वॉइस। तो उसका क्या होगा? ट्रेम्बलिंग वॉइस। उसका क्या था? ट्रेम्बलिंग वॉइस के कारण ऐसा हो रहा था। द वॉइस ऑफ द कॉज ऑफ कॉजेट फियर इज एक्सप्लेन्ड बाय, जो उसका कॉज है फियर का, उसको क्या, उसका डरने का कारण क्या था उसको एक्सप्लेन करना। उसको किस कारण से डर लग रहा था? उसका डर लगने का कारण यही था कि उसको ब्लू मार्क्स ऑन हर बॉडी, यही तो था ना। वो कपड़ा फटी हुई थी, उसका स्पीच ये थोड़े था। उसको ब्लू मार्क्स था बॉडी में, यानी उसको इतना पीटा गया था जिसके कारण उसको क्या लग रहा था? डर बैठ गया था मन में, है ना। तो ये था आंसर, और 4 आउट ऑफ 4 का होना चाहिए था, बट पता नहीं कितने लोगों का इसमें गलत, बहुत लोग का हुआ। नाविक, नाविक का क्या होता? नाविक का संधि विच्छेद कीजिएगा तो नौ जोड़ ईक होता है नाविक। अ, सत्याग्रह, सत्य के साथ आग्रह, सत्याग्रह इत्यादि, इति जोड़ आदि होता है ना। तो ये मैंने संधि विच्छेद दिया था कि अगर किन्हीं को संधि विच्छेद में प्रॉब्लम है तो वो जाए और आज ही पढ़े, और नहीं तो फिर वो कमेंट कर देना। मैं आपको 10-15 मिनट के लिए वीडियो बना दूंगा। 10-15 मिनट के वीडियो में संधि पूरी तरह से मैं अपना नोट से पढ़ा दूंगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी की जगह ऐसा नहीं है कि 2 घंटा 4 घंटा की वीडियो देखे और सीखने के लिए कुछ ना मिले, है ना। तो खाली व्यू के लिए कोई काम नहीं करता मैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, दिन तो ठीक है, लेकिन दिन कैसा दिन? प्रतिदिन, तो इसमें एक अव्यय लगा हुआ, तो इसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। यहाँ पर लाभ हानि, लाभ हानि में कौन सा समास है? एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है और बीच में जो योजक चिन्ह से जुड़ते हैं तो द्वंद्व समास होता है। तो ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। कोमल, कोमल का पर्यायवाची शब्द है। मुलायम हो गया, कठोर हो गया, इसे सब बोल सकते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो अश्व का मैंने एक लिखा, घोड़ा, बहुत सारे लिख सकते हैं। घोड़ा, घोटक है, तुरंग, बाजी, सैंधव, बहुत बोल सकते हैं आप। विधवा का विलोम शब्द क्या? विधवा, विधवा का विलोम शब्द सधवा होता है। एक्चुअली विधवा उनको बोलते हैं दैट, मतलब ऐसी औरत जिनका मतलब हस्बैंड का डेड हो चुका है, डेथ हो चुका है, उसको बोलेंगे विधवा। और सधवा ऐसी वुमेन जिनका हस्बैंड अभी अलाइव है, जिंदा है, उसको बोलेंगे सधवा, ठीक है। तो ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम शब्द होगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा। कठिनाई से समझने योग्य को बोलेंगे दुर्बोध। और इसको बहुत लोगों ने गलती किया, तो इसमें 2 मीनिंग होता है, एक है दुर्बोध, एक है दुर्धर्ष। तो जो कठिनाई से समझ में समझने योग्य है, जो कठिनाई से समझ आए, वो है दुर्बोध। और ऐसी स्त्री जिसको बस में करना मुश्किल है, वो दुर्धर्ष उसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो उसे सव्यसाची बोलेंगे। और जो बात परंपरा से कही सुनी जा रही है उसको किंवदंती बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? किंवदंती बोलेंगे। दिल पक जाना का था, दिल पक गया मतलब अत्यंत पीड़ित होना, किसी चीज से बहुत दुखी होना, नारुष्ट हो जाना, उसको बोलते हैं। फिर है पत्थर की लकीर होना। पत्थर की लकीर होना मतलब अमिट होना, जो मिट नहीं सकता, हाँ, अमिट होना। ईंट से ईंट बजा देना मतलब नष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजा देना मतलब नष्ट कर देना, ध्वस्त कर देना, है ना। इस तरह के वर्ड यूज किए जाएंगे। फिर मैंने एक हिंदी में ये लिखे हैं, लेटर है। तो ये है विद्युत संप्रदाय को आपको लिखना है, संस्थान को लिखना है, महाप्रबंधक। देखिए संस्थान भी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, लेकिन थोड़ा तो इग्नोर करना है ना। ये प्रबंधक को लिखना है जिसमें बिजली की बार बार कटौती से उत्पन्न समस्या के बारे में वर्णन किया जाए, ठीक है। तो ये है परीक्षा भवन पटना। और फिर डेट भी लिखेंगे नीचे, यहाँ पर लिखेंगे एक छोड़ने के बाद, एक लाइन छोड़ने के बाद। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को मैंने देख रहा है कि कहीं ये यहाँ पर लिख रहे हैं, यानी डेट को ऊपर लिख दे रहे हैं या फिर डेट को इधर लिख रहे हैं। देखिए अपने मन से कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्मेट होता है। आप बहुत सारे यूट्यूबर को देखते हैं, हर यूट्यूबर अपना कुछ नया करने के चक्कर में कि बाकी सबका कॉपी ना, वहां कुछ अलग लोगों को सिखाएंगे, और उसके चक्कर को क्या करते हैं कि वो बहुत मतलब फॉर्मेट के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, है कि नहीं। अब भाई 2+2 होता है तो 4, 2+2 4 होता है, तो इसमें अब हम नया क्या बना दें? 2+2 5 पढ़ाएं क्या? क्योंकि मेरे वीडियो पर कुछ अलग व्यू आ जाए, है कि नहीं। ऐसा नहीं करना। पता नहीं बाकी यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, किसी को यहाँ पढ़ा दे रहे हैं, कोई बच्चा यहाँ लिख रहा है, कोई ये और डेट को ऊपर ही लिख दे रहा है। पहले आप एनसीईआरटी का जाइए, एनसीईआरटी के साइट पर जाइए, वहां पर लेटर राइटिंग क्या है। सीबीएसई का देखिए कि सीबीएसई में कैसे 10th मिल जाते हैं और कैसे मार्क्स आते हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा ये सबको एनालिसिस करो, ऐसा नहीं कि जो भी यूट्यूबर बता दिया और आप उसको फॉलो कर लिए। तो यही एक मापदंड है, और मैं बिना किसी किताब के रेफरेंस के, एक ऑथेंटिक किताब के, मैं लेटर राइटिंग ऐसे ये सब किसी भी मतलब ये सब मैं पढ़ता भी नहीं और मैं किसी को पढ़ाता भी हूँ, है कि नहीं।
तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो आपका ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट को अच्छे से देख लेना। परीक्षा भवन 15 सितंबर 2025 आप डेट में XX भी कर सकते हो या फिर डेट लिख भी सकते हो, कोई डाउट नहीं होगा और नहीं गलत माना जाएगा उसको। फिर मैंने लिखा महाप्रबंधक महोदय बिजली विभाग पटना। फिर यहाँ लिखा बिजली विषय बिजली कटौती से होने वाली परेशानी के संबंध में। यहाँ महोदय, देखिए महोदय एक्चुअली यहाँ नहीं होना चाहिए था, महोदय होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, थोड़ा सा आप भी इस चीज को इग्नोर करिए, है ना। फिर लिखा मैं आपका ध्यान अपने काका गांव में बिजली की बार बार की जा रही अघोषित कटौती। एक्चुअली यहाँ पर काका गांव नहीं, आप इसको अपना क्षेत्र लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजली की बार बार की जा रही अघोषित कटौती की ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ। देखिए अघोषित कटौती, जो घोषित बिना किए हुए कटौता, कितना अच्छा अच्छा वर्ड यहाँ पर दिया गया। हिंदी में इस तरह के वर्ड को यूज करोगे नो डाउट बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है कि नहीं। कितना सोचता है कि हिंदी ही है लिख देंगे, लेकिन हिंदी के वर्ड्स भी अच्छे अच्छे कलेक्शन आपके पास होने चाहिए। फिर यहाँ पिछले 1 महीने से बिजली की आंख मिचौली की जा रही है। बिजली कब आएगी और चली जाएगी इसका पता नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या तो सुबह शाम होने वाली कटौती से है। देखिए कितना अच्छा वर्ड दिया। बिजली की अगर समस्या है तो सबसे पहले सबसे ज्यादा सुबह और शाम में ही प्रॉब्लम होता है। ये बाकी इस चीज का जिक्र करना है। इधर हम छात्रों की कोर्ट की परीक्षाएं आने वाली है, इसकी तैयारी में बिजली के बिना बहुत परेशानी हो रही है। इसमें पूर्व भी हम कई बार मौखिक शिकायत कर चुके हैं। देखें मौखिक लिखित नहीं, मौखिक शिकायत कर चुके हैं, पर इसका परिणाम नहीं निकला। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस मामले में व्यक्तिगत रुचि ले तथा हम छात्रों का भविष्य और लोगों को होने वाली परेशानियों पर सहानुभूति पूर्वक, देखिए कितना अच्छा बोल दिया। देखो अगर हिंदी में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना, तो इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी में मार्क्स लाने बहुत टफ है। लेकिन एक्चुअल एस्पिरेंट ये सोच रहे हैं कि हिंदी में मार्क्स ले आएंगे, बस इंग्लिश पढ़ना। इंग्लिश में आपके तो मार्क्स मिलेंगे नो डाउट, लेकिन हिंदी में उससे कम मिलेंगे। और ये मेरा बात याद करके चलना, जिनका अगर इंग्लिश खराब भी है उनको भी इंग्लिश में अच्छा मार्क्स मिलेंगे हिंदी के कंपैरिजन में। क्योंकि जब हिंदी का लेटर लिखोगे तो हिंदी का लेटर में हम लोग एक्चुअली ये सब वर्ड का यूज नहीं करते हैं। सहानुभूति, मौखिक, आंख मिचौली, इस तरह के वर्ड का यूज नहीं करते। और ये जब यूज नहीं करोगे तो मार्क्स को मतलब देंगे नहीं, ठीक है। तो ये सब वर्ड को 3-4 बार 5 बार इसको पढ़ना है। और कहाँ आप सहानुभूति यूज कर सकते हैं, आंख मिचौली कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको यूज करना सीख जाइए। 5 से 7 दिन में आपका लेटर बाकी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हो जाएगा, मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो शीघ्र उचित कदम उठाएं, ठीक है। साथ धन्यवाद धप दिए नीचे XYZ मैंने लिया, लेकिन XYZ आप वहां पर नहीं लिखने हैं। एक्चुअली टाइपिंग वाले भैया इसे लिख दिए, XYZ कर दिए, लेकिन मैं इसको चाहता हूँ कि आप यार लाभा लिखें, क्योंकि काखा गागा मैंने गाँव का नाम यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन हो गया, तो काखा गा नहीं लिखना, यहाँ पर आप यार अल्लाह लिख रहे हैं, ठीक है। कितना लोग यहाँ पर अपना नाम लिख दे रहा है, नाम नहीं लिखना ब्रो, बात समझिए। फिर से फॉर्मेट अगर गलत हुआ तो वो एक ही चीज वो एग्जामिनर का माइंड में जाता है कि जिनको अगर फॉर्मेट ही लिखने नहीं आ रहा तो वो बॉडी क्या लिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो निगेटिव इंप्रेशन डाल देगा आपको और वो मार्क्स कम कर देगा, भले ही आप कितने अच्छे फॉर्मेट का बॉडी में लिख लो, लेकिन फॉर्मेट गलत है तो फिर आपका मार्क्स बहुत कम देगा। अगर आपको 4 मिलने चाहिए थे तो फिर आपको 2, 2.5 ऐसे करेगा, अगर जरा सा भी अगर फॉर्मेट में आपका गलत हुआ तो, ठीक है। इसलिए फॉर्मेट को ध्यान से लिखना, नीट एंड क्लीन लिखना, अच्छे से लिखना। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, और ये मेरा पूरा कंप्लीट था। ये 55 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने दिया था। आई थिंक इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स भी थे जो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए थे। उनको और 5 साल दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो नो डाउट मेरे हिसाब से उनका अच्छा मार्क्स मेंस में आएगा, ठीक है। तो अगर आपका भी मूड है कि हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में आप हर रात 10 बजे मेरा मॉक टेस्ट आएगा, और आज मॉक टेस्ट 4 है, ठीक है। तो उसमें आकर दीजिए कॉपी 1 से 1.5 घंटे में, यानी 11:30 11:45 के अप्रोक्सीमेट 11:30 बजे रात तक आपको कॉपी उस टेलीग्राम चैनल में देने होंगे, और उसका एनालिसिस करके जो मार्क्स है वो आपको तो उसके नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको दिया जाएगा, ठीक है, दिया जाता है। तो आई थिंक आपको आज ये जो क्वेश्चन है सीख कर बहुत मजे आए होंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट तो जरूर ही कर देना, है ना, ठीक है। सब्सक्राइब भी हो सके तो कर ही लेना, है ना। मेरे हिसाब से तो इतना में आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेते हो, क्योंकि आपके ही काम का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।